ओके, अब हम बात करने वाले हैं ऐसे 530 के बारे में। तो ऐसे 530 का क्या नाम है? ऑडिट सैम्पलिंग। तो ये ऐसे क्या बात करता है? ये बात करता है कि हम जो ऑडिट करेंगे वो सैम्पलिंग बेसिस पे करेंगे। तो सबसे पहले ऑडिट सैम्पलिंग का मतलब क्या है? तो हम जो है अपना जो भी ऑडिट का प्रोसीजर होगा वो हम लगाने जाएंगे, पर हम पूरे आइटम्स के ऊपर नहीं लगाएंगे। मतलब पॉपुलेशन, मतलब जितना भी हमारे पास डेटा है वो सारे डेटा के सारे आइटम के ऊपर हम अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने वाले, बल्कि हम जितनी भी हमारी सैम्पलिंग यूनिट होंगी जो हमने सेलेक्ट किए होंगे, हम उनके ऊपर जाके अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाएंगे और उसके ऊपर अपना कंक्लूजन देने जाएंगे। दैट इज़ ऑडिट सैम्पलिंग। अब आप अगर ऐसा करने वाले हो कि आप पूरे के ऊपर अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगाने वाले हो, आप एक कुछ परसेंटेज या कुछ आइटम के ऊपर अपना ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, तो देयर आर चांसेस कि भाई आपकी जो सैम्पलिंग हो उसके कारण आपका जो ऑडिट प्रोसीजर का जो भी रिज़ल्ट आए वो ठीक ना आए। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को बोला जाता है सैम्पलिंग रिस्क, कि भाई आपने सैम्पलिंग लगाया, इसके लिए आपका जो कंक्लूजन आया वो डिफरेंट आया। अगर हम पूरे 100% आइटम के ऊपर अगर हम ऑडिट प्रोसीजर लगाते तो हमारा शायद जो ओपिनियन है वो अलग आता। तो इसके कारण दो प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम तो क्या हो सकती है कि हम क्या बोल सकते हैं, हम ऐसा बोलेंगे, ये हमने बोला कि भाई हमने टेस्ट ऑफ कंट्रोल किया, उसके ऊपर हमने सैम्पलिंग बेसिस पे हमने उसको चेक किया, और वो चेक करने के बाद हमने क्या बोला कि वो एकदम ठीक काम कर रहे हैं, कि दे आर इफेक्टिव, हमने ऐसा बोल दिया। या फिर हमने ऐसा बोल दिया कि हमने टेस्ट ऑफ डिटेल करा, हमने सारी चीज़ों का अमाउंट वगैरह को चेक किया, और फिर हमने बोल दिया कि यहाँ पे कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो है ही नहीं, ठीक है। जबकि एक्चुअली में वो उतने इफेक्टिव थे भी नहीं और एक्चुअली में मिसस्टेटमेंट थी, ठीक है। मतलब जो कंट्रोल्स थे वो उतने इफेक्टिवली वर्क भी नहीं कर रहे थे और अमाउंट में भी मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती थी। तो इधर में क्या हुआ, इधर में ऑडिटर ने क्या करा, गलत कंक्लूजन दे दिया, ठीक है, और उसने क्या करा, अपना इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन दे दिया। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम का विषय है, ठीक है। देन सेकेंड, हम क्या बोल सकते हैं कि हमने जब टेस्ट ऑफ कंट्रोल करा तब हमने क्या बोल दिया, जो कंट्रोल है ना वो लेस इफेक्टिव है। हमने सैम्पलिंग बेसिस पे चेक किया, सैम्पलिंग करने के बाद हमने जो सैंपल चेक किए उनके बेसिस पे बोल दिया कि भाई ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, जबकि एक्चुअली में हो सकता है कि वो ढंग से काम करे हो। या फिर हमने ऐसा बोल दिया कि जो हमारे टेस्ट ऑफ डिटेल्स है ना, मतलब जो अमाउंट वगैरह को चेक किया गया ना, उसमें मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करती है। हमने क्या बोला, प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम है ही नहीं। तो अगर हम ऐसा कोई कंक्लूजन देंगे तो उसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ताकि हम अपने जो भी है अपना ऑडिट का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर पाएँ। तो ये हमारा प्रॉब्लम रहेगा अगर हम ऑडिट करेंगे और सैम्पलिंग बेसिस पे करेंगे। तो ये ऑडिट में सैम्पलिंग यूज़ करने का सैम्पलिंग रिस्क है, ठीक है। तो दो कंक्लूजन के प्रॉब्लम हो सकते हैं। हमने या तो बोल दिया एग्जिस्ट प्रॉब्लम नहीं है जबकि प्रॉब्लम है, दूसरा हमने बोल दिया प्रॉब्लम है जबकि प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हम सैम्पलिंग करने चाहते हैं, हमें सैम्पलिंग करना है। तो सैम्पलिंग करने के दो तरीके के मेजर दो तरीके हैं जिनसे हम सैम्पलिंग कर सकते हैं। एक तो क्या होता है स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या होगा, ये एक ज़्यादा साइंटिफिक तरीका है, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम अलग अलग मैथमेटिकल लॉज यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करेंगे, और तब जाके हम अपना क्या करेंगे, सैम्पल साइज़ को डिसाइड करेंगे कि भाई देखेंगे कि क्या सैम्पल साइज़ रखना चाहिए हमें किस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से, ठीक है। तो इधर में हम क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पे हम प्रॉपर तरीके से देख करके अपने क्या कर रहे हैं, सैम्पल साइज डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये हम कब कर रहे होंगे, जब हम जैसे हमने ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन लिया, हमने पेरोल चेकिंग करा, हमने इन्वॉइसेस का वाउचिंग करा, हमने पेटी कैश वाउचर्स को चेक करा। तो ये सब चीज़ों को हमने क्या देख के ये डिसाइड करा कि भाई ठीक है, हम लोगों का कितना हमें सैम्पलिंग रखना है। एक तो ये हो गया, कितने सैंपल्स अपने डिसाइड करेंगे। एक तरीका तो क्या हो गया, ये हो गया। दूसरा होता है नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में क्या है, जो ऑडिटर है ना वो क्या कर रहा है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और अपना जजमेंट लगा रहा है कि भाई ऑडिटर को ऐसा लगता है कि इतने सैंपल इस एरिया में लेने चाहिए। तो ये क्या है, सिंपल है कि भाई ठीक है, बोल दिया चलो 10 ट्रांजेक्शन है, इसमें से कोई नहीं हम 100-200 ट्रांजेक्शन चेक कर लेंगे। तो ये क्या करा, ये ऑडिटर ने अपना जजमेंट लगा लिया। इन सिंपल ट्रेडिशनल वाला जो अप्रोच था वो वाला अपना अप्रोच बोलते हैं किसको, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मंथ में, एक साल हमने चेकिंग किया था, तो हमने मई जून और लेट्स से सितंबर को चेकिंग कर लिया था, और अगले साल जब हम चेक करने जा रहे हैं तो हमने जनवरी फरवरी एंड लेट्स से अक्टूबर को चेक कर लिया। तो ये जो कर रहे हैं ना अपने, इसको अपने बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। मतलब कोई पैटर्न नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, रैंडम में फिगर्स उठाए, रैंडम में चीज़ें उठाई और उनको चेक करते गए, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हमने बोल दिया कि चलो ईयर एंड पे बड़े बड़े नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन जो दिख रहे हैं ना, सिर्फ इनको चेक कर लो। तो इस तरीके की चेकिंग को बोलते हैं नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, ठीक है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग में प्रॉपर मेथड वगैरह फॉलो कर रहे थे, वो था।
ठीक है। इसके बाद आपको सैम्पल सेलेक्ट करने जाना है। तो सैम्पल सेलेक्ट करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, प्रॉपर मेथड्स हैं सैम्पल को कलेक्ट करने के। तो दे आर फर्स्ट, जैसे रैंडम सिलेक्शन। रैंडम सिलेक्शन में कोई भी रैंडम नंबर्स उठाते जाओ, उसको बोलेंगे रैंडम सिलेक्शन, कि भाई नंबर टेबल है, वहाँ से हमने कोई रैंडम नंबर्स उठा लिए, पहला। दूसरा होता है हमारा क्या, सिस्टमेटिक सिलेक्शन। सिस्टमेटिक सिलेक्शन में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे पास सैम्पल साइज़ है उसको हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग यूनिट्स के हिसाब से डिवाइड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चेक करनी है 10,000 यूनिट, और मुझे क्या चाहिए, मुझे 10,000 यूनिट में से मुझे 100 क्या चाहिए, मुझे 100 सैम्पल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, 10,000 डिवाइडेड बाय 100, तो मेरे पे कितने 100 का क्या आ गया मेरे पास, वो बन गया कि भाई मैं हर 100 आइटम्स को क्या कर सकती हूँ, चूज़ कर सकती हूँ कि भाई जो भी 100वां नंबर का आइटम होगा मैं उसको चेक कर लूँगी। मतलब मैंने उसको टोटल 100 में डिवाइड कर दिया ना, इसके लिए। अब मैं फर्स्ट कोई भी एक रैंडम नंबर चूज़ कर लूँगी, लेट्स से 5th, कि भाई मुझे फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन चेक करना है। तो मैं 5th कर लूँगी, फिर 105th कर लूँगी, फिर 106 205th कर लूँगी, फिर 305th कर लूँगी। तो ये वाला जो मेथड है इसको बोला जाता है सिस्टमेटिक सिलेक्शन, कि भाई अपने सैंपल लेने जा रहे हैं और सिस्टमेटिक तरीके से लेने जा रहे हैं। तो कोई nth नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन हम हर बार उठाते जाएंगे, ठीक है। देन दूसरा होता है, वो होता है मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग। मॉनेटरी यूनिट सैम्पलिंग में क्या करते हैं कि हम जो ज़्यादा अमाउंट के हमारे वैल्यू, जो ज़्यादा वैल्यू वाले हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं उनको अपने लेंगे और उनको लेके अपने क्या करेंगे, चेक करने जाएंगे। उसको अपने बोलने जाते हैं उसको क्या, मॉनेटरी वैल्यू का सैम्पलिंग, ठीक है। देन जो इंटरवल सैम्पलिंग था उसका दूसरा नाम हमारा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी बोलते हैं, ठीक है। जो हमने nth नंबर वाला लिया था ना, अपने ने क्या बोला उसको, सिस्टमेटिक सिलेक्शन बोला ना, उसका दूसरा नाम इंटरवल सैम्पलिंग भी है। तो 3 तरीके का हो गए, पहला हो गया रैंडम, दूसरा हो गया इंटरवल सैम्पलिंग या फिर सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तीसरा हो गया मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट मतलब लेट्स से 10,000 से ऊपर वाले अमाउंट वाले सारे ट्रांजेक्शन है उनको चेक कर लो, 3 हो गए। चौथा क्या है, चौथा है कि भाई हैप्पैज़ार्ड सिलेक्शन। उसमें क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, कोई भी टेक्निक नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमने रैंडम में क्या करा, चूज़ कर लिया। दैट इज़ मतलब अक्कड़ अक्कड़ बो करा और हमने उसमें से चूज़ कर लिया कि भाई हमें क्या करना है, ये वाला चेक करने जाना है। उसको बोला जाता है हैप्पैज़ार्ड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें ऑडिटर को अपना बाइसनेस वगैरह को साइड में रख के रैंडम फिगर्स को क्या करता जाएगा, वो चूज़ करता जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होता है, वो होता है ब्लॉक सिलेक्शन। ब्लॉक सिलेक्शन में क्या होगा कि आप क्या करते हो इसमें कि सेम तरीके के जो सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आइटम्स हैं उनको साथ में रख देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे रेवेन्यू को चेक करना जाना है, तो मैं क्या करूँगी कि भाई मैं रेवेन्यू में मैं 4 तरीके के प्रोडक्ट बेचती हूँ, तो मैं चारों प्रोडक्ट वाइज क्या कर दिया, मैंने क्लासिफिकेशन कर दिया। फिर उधर से मैं प्रोडक्ट ए वाले जो बिल है वहाँ से कुछ चीज़ें उठा ली, प्रोडक्ट बी वाले जो बिल है वहाँ से कुछ चीज़ें उठा ली, सी इस तरीके से चीज़ें उठा ली और उनको चेक कर दिया। तो इसको आपने क्या बोल रहे होते हैं, इसको अपने बोल रहे होते हैं ब्लॉक सैम्पलिंग, जिसमें हम ब्लॉक बना देते हैं एक सेम तरीके के आइटम्स का, और वहाँ से हम क्या करेंगे, कुछ ना कुछ सैंपल उठाते जाएंगे। डन, ये हुआ हमारा। तो ये हमारे हैं सारे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, कि भाई हम सैम्पलिंग करने जाएंगे तब कैसे करने जाएंगे, सैंपल को सिलेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मेजर अगर बात करने जाएँ तो 2 था, एक था स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल, फिर उसके बाद ये सारे हमारे क्या हो गए, मेथड्स आ गए। इसके बाद एक चीज़ और होती है, वो होता है हमारा स्टैटिस्टिफिकेशन। स्टैटिस्टिफिकेशन क्या है बेसिकली, तो ये भी एक तरीके से चूज़ ही कर रहे हैं अपने सैंपल। इसमें हम क्या करते हैं, जो पूरा पॉपुलेशन है या पूरा हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं इनटू सब पॉपुलेशन, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, जो भी हमारे पास सैम्पलिंग यूनिट होंगे। किस बेसिस पे, भाई एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चीज़ों को हमने क्या करा, एक ही जगह पर डाल दिया। अब जो ये डाला ना, जो ऐसे अलग अलग पार्ट्स बना दिए ना, इसको बोला जाता है स्ट्रेट्रा। इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट्रा बोलेंगे। कि भाई फिर उसके बाद हम हर आइटम में से एक एक क्या करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 20 ग्रुप बना दिए, 30 ग्रुप बना दिए, फिर मैं क्या करूँगी, हर ग्रुप में से कुछ ना कुछ सैम्पल्स को उठा लूँगी, और वो जो सैम्पल्स उठाएंगे फिर हम उनको चेक करने जाएंगे। फिर आपको कितने स्ट्रेट्रा बनाने हैं, कितने ग्रुप बनाने हैं, ये आप अपने आप से डिसाइड करोगे। फिर आपने अभी क्या, आपने अलग अलग ग्रुप बनाए, हर ग्रुप में से आप एक एक पीस को उठा के जा रहे हो, तो वो तो क्या हो रहा है, हर एक ग्रुप में या हर एक पीस को अपने आप को सेलेक्ट होने का चांस मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या कर रहे हैं, आपने देखा कि भाई जो डिफरेंट नेचर की ट्रांजेक्शन है उनमें हमने क्या करा, सेम जैसे फॉर एग्जांपल मुझे कुछ चेक करने जाना है, तो मैंने क्या करा, अच्छा इसमें ये सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, ये सेम नेचर की ट्रांजेक्शन है, तो उनको क्या कर दिया, उनको एक ग्रुप में डाल दिया। अब उस ग्रुप को अपने ने बोला स्ट्रेट्रम, और वहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हर एक स्ट्रेट्रम में से हम क्या कर रहे हैं, एक एक सैंपल निकाल रहे हैं, और वो सैंपल निकाल के हम क्या कर रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं।
ठीक है। जैसे हम कर सकते, इसमें हम ये भी कर सकते हैं, जैसे मान के चलो अमाउंट वाइज मैंने डिवाइड कर दिया कि भाई 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख के ऊपर। फिर अगर छोटे अमाउंट के हैं तो वहाँ से हम लेट से जो छोटे अमाउंट वाला स्ट्रेटरा है वहाँ से हम लेट से कम सैंपल निकाल सकते हैं, और जो ज़्यादा अमाउंट वाला स्ट्रेटरा है वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होगी तो वहाँ से हम ज़्यादा सैंपल्स निकाल सकते हैं। तो ये जो करा है इसको बोला जाता है स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसके मेजर फ़ायदे क्या है? सबसे पहला फ़ायदा तो क्या है, ऑडिट की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? जहाँ जिस जगह पे रिस्क ज़्यादा है, जिस स्ट्रेटम में रिस्क ज़्यादा है, वहाँ से हम क्या करेंगे, सैंपल्स ज़्यादा उठाएंगे। ठीक है। दूसरा है, हम अपना जो भी ज़्यादा एफर्ट्स है हमारा ऑडिट का, वो हम उसी जगह पे लगाएंगे जहाँ पे लार्जर वैल्यू वाले आइटम्स होंगे, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं क्या, मिस स्टेटमेंट होने के, वहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं गलतियाँ मिलने के। ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करा है, हमने पूरे काम को अलग अलग स्ट्रेटरा में डिवाइड कर दिया है। तो हम हर स्पेक्ट्रम के लिए या हर ग्रुप के लिए क्या करेंगे, मिस स्टेटमेंट देखने जाएंगे और उनका प्रोजेक्शन भी उस हिसाब से करेंगे कि भाई ठीक है ये वाले में इतनी गलती है, तो लेट्स से फिर अगर इतना जो हमने सैंपल उठाया, इस सैंपल के लिए अगर इतनी गलती निकली है तो पूरे स्ट्रेट्रा के लिए कितनी गलती होगी, पूरे ग्रुप के लिए कितनी गलती होगी। फिर उसके बेसिस पे हम पूरे प्रोजेक्शन करने जाएंगे कि भाई पूरा मिस स्टेटमेंट कितना हो सकता है। तो उस तरीके से हमारा काम चलेगा कि हमने जो भी रिस्क वगैरह डिसाइड करी ना, या जो भी हमने जैसे एक स्ट्रेटम हमने देखा तो उसके लिए हमने देख लिया इतना प्रोजेक्शन है, तो फिर हम क्या करने जाएंगे, हम ऐसे ही हर पर्टिकुलर स्ट्रेटम के हिसाब से अपना रिस्क देखने जाएंगे, हर स्ट्रेटम के हिसाब से मिस स्टेटमेंट देखने जाएंगे, और फिर उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरा प्रोजेक्शन करने जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम बहुत ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, ठीक है, उनका वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे 20% ऑफ द आइटम ही क्या कर सकते हैं कि भाई 90% ऑफ द वैल्यू को कवर कर सकते हैं, कि भाई कुछ ही 4-5 ही मेजर पार्टी है, 1-2 बाकी के पार्टीज तो क्या है वो छोटे छोटे अमाउंट्स के। तो वो जो मेजर पार्टीज है ना, वो क्या करेंगे, उनके ऊपर हम जब कंक्लूजन देने जाएंगे तो अलग से देखने जाएंगे, और फिर जो छोटी छोटी इस पार्टी बचे उन सबको अपने अलग से ट्रीट करने जाएंगे। इसी को अपने बोलते हैं क्या, स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है। इसके बाद हम मेजर जो बात करने जाएंगे कि भाई ऑडिट सैम्पलिंग करते टाइम ऑडिटर का क्या प्रोसेस रहता है, वो किस तरीके से सोच रहा होता है, किस तरीके से वो काम कर रहा होता है। जैसे सबसे पहले तो जब हम ऑडिट सैंपल को देखने जाएंगे ना, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि हमें ऑडिट सैंपल किस पर्पस के लिए चाहिए, या किस ऑडिट प्रोसीजर के लिए हमें ऑडिट सैंपल चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे कौन सा असर्शन चेक करना है जिसके लिए मैं ऑडिट सैंपल लगाने जाऊं या ना लगाने जाऊं। ठीक है। तो उसके सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि पर्पस क्या है। क्या मैं लेट्स से कंप्लीटनेस को चेक करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं कंप्लीटनेस को सैंपल बेसिस पे चेक कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद ऑडिटर फिर ऐसा सैंपल साइज चूज़ करेगा जिससे वो क्या कर सके, जो सैम्पलिंग का रिस्क है उसको एक लो लेवल तक ला सके। कि जैसे मान के चलो आपके पास 1 लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, तो आप ऐसा थोड़ा ना कि 1 लाख के 1 लाख पूरे चेक करने जाओगे ना, आप ऐसा करोगे कि अच्छा 1 लाख नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन है, 2 देख ले रहा हूँ, 3 देख ले रहा हूँ, नहीं। तो आपको क्या है, एक ढंग का सफिशिएंट सैंपल साइज क्या करना पड़ेगा, चूज़ करना पड़ेगा। और जब आप सैंपल साइज चूज़ करोगे ना, उस टाइम पर आप ये देखोगे कि भाई जितने भी पॉपुलेशन में, मतलब जितने भी डेटा में जितने भी आइटम्स हैं, सबको चांस मिलना चाहिए सिलेक्शन होने का। ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना पूरा सैम्पलिंग का डिज़ाइन करेंगे, साइज़ डिसाइड करेंगे कि हमें कितना साइज़ रखना है सैंपल का, और फिर उस बेसिस पे अपने क्या करने जाएंगे, सिलेक्शन करने जाएंगे। ठीक है। फिर ऑडिटर क्या करेगा, फिर ऑडिटर परफॉर्म करेगा अपना ऑडिट प्रोसीजर, जो भी उसने आइटम सेलेक्ट करे हैं, जो भी सैंपल सेलेक्ट करें उनके ऊपर। ठीक है। अगर वो उसके ऊपर जो भी उन्होंने सैंपल सेलेक्ट किया उसके ऊपर वो अपना ऑडिट प्रोसीजर नहीं लगा पा रहा है, तो वो क्या करेगा, सूटेबल ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर लगाने जाएगा। ठीक है। और फिर देखेगा कि भाई क्या कोई डेविएशन आ रहा है, क्या कोई मिसस्टेटमेंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और अगर आ रहा है तो वो उसको चेक करेगा कि भाई उसका क्या इफेक्ट आ रहा है, क्या इसके कारण मेरा नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा। वो डेविएशन आ रहा है, वो कहीं एनोमली नेचर का तो नहीं है। एनोमली मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सेल्स का ट्रांजैक्शन कर रही हूँ और उसमें मैंने सेल्स का ट्रांजैक्शन चेक करी और उसमें मैंने एक परचेज का ट्रांजैक्शन देखा, तो वो क्या है भाई, वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा। मतलब जो मैं चेक करना चाह रही हूँ, मैं तो सेल्स चेक करने गई थी, उसमें परचेज का ट्रांजैक्शन आ गया, तो वो क्या हो गया, वो मेरे लिए अलग नेचर का ट्रांजैक्शन हो गया। ठीक है। ये तो हमने बात की किसके हिसाब से, सारी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को ध्यान में रखें। एज वेल एज जब ऑडिटर जब करेगा ना, चेक करने जाएगा एरर्स को, मिस स्टेटमेंट को, तो उस टाइम पे वो क्या है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखेगा। ऑडिटर को देखने जाना है कि भाई वो किस टाइप के ट्रांजेक्शन को चेक कर रहा है, किस लोकेशन पे चेक कर रहा है, क्या प्रोडक्ट लाइन है, क्या पीरियड ऑफ टाइम है, हम कब चेक करने जा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को क्या करने जाएगा, कंसिडर करेगा। ठीक है। इसके बाद वो देखेगा कि भाई
क्या जो स्टेटमेंट आ रही है क्या वो गलती से हो रही है, मतलब अनइंटेंशनल है या फिर इंटेंशनल है। इसके बाद कहीं उसमें कोई फ्रॉड का फैक्टर तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ों को वो क्या करने जाना है, देखने जाना है। उसके बाद उसको डिसाइड करना है कि भाई कितना डेविएशन आ रहा है और कितना मिसस्टेटमेंट आ रहा है। फिर जो डेविएशन और मिसस्टेटमेंट आया ना, फिर उसको वो देखने जाना है क्या ये मेरे टॉलरेंस के अंदर है या नहीं है। अब यहाँ पे 2 वर्ड बोले गए। एक वर्ड तो क्या बोला गया कि भाई टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट कितना है और टॉलरेबल हमारा डेविएशन कितना है। अब टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट हम कब बोलेंगे, जब हमारा अमाउंट के हिसाब से हम बात करेंगे। अमाउंट से मेरा क्या मतलब है, लेट्स से हम चेक करने जा रहे थे, हम क्या करने जा रहे थे, 2 तरीके के टेस्ट कर रहे थे। एक क्या कर रहे थे, टेस्ट ऑफ कंट्रोल कर रहे थे, एक कर रहे थे टेस्ट ऑफ डिटेल। तो जब हमने टेस्ट ऑफ डिटेल करा होगा ना, मतलब हमने जब मॉनेटरी अमाउंट को चेक किया होगा ना, तो उस टाइम पे हमारा जो हम उन मॉनेटरी अमाउंट में अगर कोई डेविएशन आ रहा है, कोई डिफरेंस आ रहा है, तो क्या वो मेरे जो मैंने डिसाइड किया था, हम AMPT डिसाइड करते थे, याद है एसेट 320 में मटेरियलिटी के बेसिस पे, कि भाई ये वो वाला लिमिट है जहाँ तक मुझे चल जाएगा, मतलब अगर इतने तक में प्रॉब्लम हुआ तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, एग्रीगेट के हिसाब से इग्नोर कर सकती हूँ। तो अगर मेरा मिसस्टेटमेंट वहाँ तक आ रहा है तो मैं क्या बोलूँगी, चलो ये काम चल जाएगा, कोई बात नहीं, अपने इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो वही क्या हो गया, वही हो गया हमारा टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, ऐसे 320 के हिसाब से यूजुअली जो हमारा परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के भी नीचे वाला अमाउंट होता है उसको बोला जाता है AMPT। ठीक है, इसके बाद टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन क्या होता है, तो हमने क्या बोला, 2 चीज़ों को चेक करना है, एक था टेस्ट ऑफ डिटेल, एक था टेस्ट ऑफ कंट्रोल। तो जब हम टेस्ट ऑफ कंट्रोल को चेक करने जा रहे होते हैं ना, और कंट्रोल में जो डेविएशन आ रहे होते हैं उसके लिए अपने बात करते हैं क्या, टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। ठीक है, कि भाई कंट्रोल से मैं अगर गलती आएगी तो मैं कहाँ तक मैनेज कर सकती हूँ, तो उसको अपने बोलेंगे टॉलरेबल रेट ऑफ डेविएशन। डन। आपने ये सब चीज़ें देखा, आपने प्रोजेक्शन वगैरह किया, फिर उसके बाद जितना आप इग्नोर कर सकते थे वो उसको हटा के फिर उसके प्रोजेक्शन वगैरह करोगे कि भाई फिर आप क्या करने जाओगे, फिर आप देखने जाओगे कि भाई ऑडिट सैम्पलिंग का ये रिजल्ट आ रहा है, कि भाई सैम्पलिंग करने के बाद मुझे ये पता चला। उसके बाद फिर एज अ ऑडिटर आपकी क्या जिम्मेदारी है कि भाई वो सैम्पल के जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको अच्छे से एवेल्यूएट करो और देखने जाओ कि भाई ये जो ऑडिट सैम्पलिंग का जो रिजल्ट आया है क्या ये मुझे रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब मैंने जो पूरा पॉपुलेशन टेस्ट किया वो टेस्ट करने के बाद मैं कंक्लूजन प्रॉपर्ली ड्रॉ कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब करोगे। अगर जो ऑडिटर है वो ये कंक्लूड करता है कि भाई ये जो हमने चेकिंग किया ना वो क्या है, या जो सैम्पलिंग के बेसिस पे हमने चेकिंग किया ना उससे हमारा कोई रीजनेबल बेसिस नहीं निकल रहा है, अगर ऐसा कर रहे हो ना, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि भाई ये पर्टिकुलर हमने जो मिसस्टेटमेंट निकाले हैं या जो भी एडजस्ट वो उसको आप क्या करो, इन्वेस्टिगेट करो, एज वेल एज उनके हिसाब से आप क्या करो, एडजस्टमेंट करने जाओ। एज वेल एज आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट भी डिसाइड करना पड़ेगा अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, कि भाई मैं और क्या करूँ ताकि मेरे को अश्योरेंस मिल पाए। ठीक है, तो इस तरीके से अपने क्या करेंगे, ऑडिट सैम्पलिंग के लिए पूरा काम करने जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेके हमारा बात करता है ऐसे 530, दैट इज़ ऑडिट सैम्पलिंग।